जनार्दन जी, आपसे बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो इतने दिनों तक तो आप नहीं थे, अब मतलब सोशल मीडिया पे भी आपका कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, और इतने दिनों बाद आना, और इस बीच लखनऊ डायसिस में जिस तरीके से सामने आने इतना घमासान मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगभग 2 से ढाई महीने तक सोशल मीडिया पे, क्या मैं टेलीफोन पे भी नहीं था। मेरे अपने कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, मैं उन समस्याओं से जूझ रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के व्यक्तियों के, उसी समय उन लोगों ने भी मेरे ऊपर तरह तरह के रिट पिटीशन और ये सब लगाते रहे, तो इससे उनकी ईसाइयत का पता चलता है। 2 प्रिंसिपल हैं जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हैं और वो आमने सामने हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं क्या कहूँ। एक प्रिंसिपल है जो प्रिंसिपल बनने के बाद पढ़ना लिखना शुरू किया या पढ़ाई लिखाई का महत्व समझा, और एक प्रिंसिपल है जो बचपन से पढ़ता लिखता रहा। एक प्रिंसिपल है जो ज़्यादातर अपना समय विद्यालय में बिताता है, और एक प्रिंसिपल है जो अपना ज़्यादा समय कुर्ता पजामा पहन के नेतागिरी में बिताता है। तो अब आप समझिए कि उनके क्या आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं। दोनों ही एक ही डिनोमिनेशन या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के बिशप प्रिंसिपल हैं। तो अब देखिए, एक पढ़ने वाला प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल बनने के बाद, जब उसने प्रिंसिपल बनने के बाद जो वो उसकी वास्तविकता समझा कि कितना ज़्यादा मलाई है उस पद पे, तब वो पढ़ना लिखना शुरू किया। और जैसे कि मैं सुन रहा था उनके वक्तव्य को चैनल पे, मैंने देखा कि वो बता रहे हैं कि वो कभी कैथेड्रल में भी पढ़े, सेंट फ्रांसिस में पढ़े, और शायद मुझे याद है कि सदर में भी कोई विद्यालय है, वहाँ से भी पढ़े। तो बार बार स्कूल बदलने से ही पता चलता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, कि उनका उस समय जब पढ़ना चाहिए तब पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। वो तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाते उनको एक पद मिल गया। पहले वो कैथेड्रल स्कूल में मात्र प्राइमरी टीचर थे, लेकिन जब वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सदस्य थे, तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तो किसी को भी कुछ भी बना सकती है। बिशप साहब, एक गंभीर सवाल है मेरा आपसे कि क्या इस टाइम पे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा है? मैडम, आप ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका जवाब हमेशा तैयार है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 1970 से आज तक कुछ भी सही नहीं चला, हमेशा गड़बड़ चल रहा है। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक भ्रष्टाचार का ढेर नामक संस्था है, तो उसके बारे में क्या बताना है। वो तो दिन भर कुछ न कुछ चलता रहता है। लखनऊ डायसिस में तो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, एक भ्रष्टाचारी दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है। एक प्रिंसिपल ने डेविड ल्यूक पर परिवारवाद के आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को इवेंट मैनेजर बना दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये परिवारवाद तो जो जिसने आरोप लगाया उसी के अंदर है परिवारवाद। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, इवेंट मैनेजर हो, डेविड लूक का बेटा या टीचर हो, एक कार्यकर्ता है विद्यालय का, और हर पिता चाहता है कि वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं नौकरी दे, तो अपने विद्यालय में नौकरी दिया। लेकिन जो आरोप लगा रहा है वो अपने बच्चे को डायरेक्ट एक विद्यालय का प्रिंसिपल बना दिया। अब आप बताइए कि वो बता रहे हैं कि मेरा बेटा योग्य था। अब बता दें कि किस विद्यालय में 10 साल तक या 8 से 10 साल तक वो टीचर का कार्य किए हों, जिसकी वजह से उनको एक बार एक प्रिंसिपल बना दिया जाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि विधिवत अपॉइंट हुए। वो विधिवत अपॉइंटमेंट, अरे जब वो पिता है तो उनको मालूम होना चाहिए कि कब एडवर्टाइजमेंट हुआ उस पद का, उसमें कितने लोग इंटरव्यू में शामिल हुए,
क्या वो जिस तरह से वो हर चीज का एविडेंस देते हैं, क्या उसका एविडेंस है उनके पास कि वो कबट वटाई हुआ? क्या वो पेपर आप लोगों को दिखा सकते हैं? तो आरोप लगाना इजी है। अरे पहले अपने अंदर देखे वो व्यक्ति एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो अपने हक के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। वो कभी कुछ बंद इस पलटे में रहता है पाले में, कभी उस पाले में चला जाता है। उनका नाम आप लेना चाहेंगे? नाम तो मेरे बातों से ही सबको नाम का पता चल जा रहा है। नाम लेने से पहले ही देखने वाले बता देंगे कि वो व्यक्ति कौन है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के या ईसाई समाज में हर व्यक्ति को उसका नाम मालूम है, तो जबरदस्ती हमसे नाम न बुलवाने का प्रयास करिए। आप जानती हैं, आप ले लीजिए उसका नाम। आप भी कई बार उनका इंटरव्यू लिए, आप नाम ले लीजिए। सर, एक प्रिंसिपल ने 3 करोड़ 85 लाख के घोटाले का आरोप एक प्रिंसिपल पे लगाया और दूसरे ने 17 करोड़ के घोटाले का आरोप दूसरे वाले पे लगाया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना वही है, एक प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल बनने के बाद पढ़ना लिखना शुरू किया और एक प्रिंसिपल जो शुरू से पढ़ता लिखता रहा और उसी विद्यालय में वो कार्य करता रहा। एक वो प्रिंसिपल जो बाद में पढ़ना शुरू किया, उसको ज्ञान बाद में आया। जब उसी के बिशप ने जब उनसे मांगा कि आप अपना ऑडिटेड अकाउंट या बैलेंस शीट दीजिए, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे स्कूल में तो के ऊपर तो स्टेटस को है, एंग्लिकन वालों ने लगाया है, एंग्लिकन वालों से हमारा विवाद है। और यही प्रश्न वो डेविड लूक से पूछ रहे हैं। तो भाई डेविड लूक के भी विद्यालय पे स्टेटस को है, तो वो कैसे अपने बैलेंस शीट या वो करें? हालांकि मैं देखा कि उनके पास ढेर सारे पेपर्स पड़े हैं, वो ढेर सारे पेपर्स एविडेंस के साथ बोल रहे थे। अब वो चीज़ें स्टेटस को ख़त्म होगा तो हो सकता है कि वो अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट थे जो अधिकारी मांगे। मुझसे पहले जो प्रिंसिपल थे यहाँ पे मिस्टर सीवी, उनके टाइम में एक यहाँ स्कूल पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी। उस समय जो स्कूल के एसेट्स थे, इनकम टैक्स वालों ने उसको फ्रीज कर के अकाउंट, स्कूल का अकाउंट फ्रीज कर दिया था। उसके बाद जब मिस्टर इनिस को हटाया गया था तो मैं प्रिंसिपल बना था, केस चला था, तो हाईकोर्ट के आदेश से इनकम टैक्स को वो पैसा रिफंड करना था, जो 3 करोड़ 84 लाख। वो पैसा स्कूल के खाते से गया था, स्कूल के सेविंग बैंक अकाउंट से गया था, तो उसे स्कूल के अकाउंट में ही रिफंड होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, मॉरिस दान ने और उनके कुछ साथियों ने एक फेक अकाउंट खोला है एक्सिस बैंक में, और उस पैसे का वहाँ पे उन्होंने रिफंड लिया, जबकि आना चाहिए था स्कूल के खाते में, लेकिन वो दूसरे नए अकाउंट खोल के उस खाते में वो पैसा रिफंड ले लिए। वो पैसा कभी स्कूल को वापस नहीं आया। वो पैसा वहीं पे उन्होंने विड्रॉ करके पूरा खाता फिर बंद कर दिया, और वो आज तक वो हमारे बैलेंस शीट में पैसा रिफंड करता है, जो स्कूल के पास अभी तक आया नहीं। ये व्यक्ति जो बाद में पढ़ना लिखना शुरू किया प्रिंसिपल बनने के बाद, वो ये पूरे घमासान का ब्रेन है। ये प्रयागराज में भी इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी के मामले में सोसाइटी रजिस्ट्रार को गुमराह करके, क्योंकि ये गैंग ऑपरेट करता है प्रयागराज में, कई लोग मिलकर प्रयागराज में असिस्टेंट रजिस्ट्रार को गुमराह करके एक आदेश ले लेता है, सूची पंजीकृत करा देता है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेटस को है इलाहाबाद हाई स्कूल सोसाइटी के मामले में, और फिर वही व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से एविडेंस देता है, तो क्या वो सही है? और ये व्यक्ति के ऊपर या इसकी वजह से असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऊपर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाला। इसने स्टेटस को के दरमियान पंजीकृत करा के, सूची पंजीकृत करा के उसमें सेक्रेटरी बन गया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है। तो ये व्यक्ति इतना अति महत्वाकांक्षी, ओवर एम्बिशियस है
अगर इसका जीवन देखें, इसका व्यक्तिगत जीवन देखें, तो पहले वो कांग्रेस पार्टी में था, फिर वो समाजवादी पार्टी में आया, और जिसकी सरकार है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी में है। उसी तरह से ये मौके से अपना काम करता है। इसकी महत्वाकांक्षा उसको कहाँ ले जाएगी, शायद उसको अभी तक इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई बाद में शुरू किया। क्राइस्ट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश चक्री ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते समय ये कहा है कि वो 65 साल में रिटायर होंगे और उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन मिलता जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? राकेश चक्री जैसे मैंने कहा कि वो प्रिंसिपल बनने के बाद पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझा, उसके पहले वो विद्यालय बदलते रहे। तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी वो इंटरव्यू देते हैं इतने कागज लेके बैठते हैं, चाहे वो जॉन अगस्टिन के बारे में इंटरव्यू दे रहे हों, चाहे किसी के बारे में एविडेंस दिखाते हैं। वो एविडेंस उस चैनल को नहीं दिखाया कि मेरा एक्सटेंशन है, मैं 65 साल का हूँ, मेरा एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन तो दिखाया लोगों को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में। क्या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में और कोई व्यक्ति नहीं है जो इस पद को ले सकते हैं? तो वो दिखाएं। और दूसरी चीज मैं आपको बहुत बढ़िया बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक क्रिश्चियन स्कूल के मामले में, माइनॉरिटी के मामले में कहा है कि विद्यालय में जो रिटायरमेंट का एज होगा वो एज होगा उस प्रदेश के नियमावली के अनुसार। ये मनमाने ढंग से अपने को एक्सटेंड नहीं करा सकते। आप नहीं जानती कि हमारे देश में जो उच्चतम न्यायालय है, उस उच्चतम न्यायालय के जजों की एज क्या होती है? 65 साल। 65 साल के बाद कौन व्यक्ति काम करने लायक हो? मुझे लगता है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया या वो व्यक्ति जिसको ज्ञान प्रिंसिपल बनने के बाद आया, वो व्यक्ति को इतना तो जानना चाहिए कि वो भारत के संविधान, भारत के कानून के ऊपर नहीं है और न चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आपके कथनानुसार तो प्रिंसिपल बनने योग्य है ही नहीं? मुझे तो नहीं लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने ही कहा कि मैं पढ़ाई लिखाई को समझा बाद में, प्रिंसिपल बनने के बाद में, तो आप जान सकते हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में किन किन लोगों को प्रिंसिपल बनाया जा सकता है, योग्य हो ना योग्य हो। तो ये तो उनसे पूछिए कि आप लायक थे कि नहीं थे, जिस तरह से वो विद्यालय बदले हैं। आपके अनुसार क्या है? अब तो वो प्रिंसिपल है, कोई वो क्वालिटी है या नहीं? क्वालिटी तो नहीं है, न क्वालिटी है न ड्रेस है। जो क्रिश्चियन स्कूलों में जिस तरह से प्रिंसिपल अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंटेबल भी नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी। मैं अपने स्टूडेंट टाइम में बहुत सोशल था, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता नहीं था, लेकिन जितनी पढ़ाई मैंने टीचर बनने के बाद करी अपने पूरे जीवन काल में नहीं करी थी। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो बहुत बड़े पद पे है और मतलब बच्चों को देख रहा है, बच्चों को दिशा निर्देशित कर रहा है, क्या वो एक राजनीतिक पार्टी में लीडर बन सकता है? देखिए, ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि वो नहीं बन सकता है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार के हिसाब से एक शिक्षक या एक प्रिंसिपल जो एक विद्यालय का हेड कर रहा है, प्रिंसिपल है, और उन विद्यालयों में सभी पार्टी, सभी समुदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी विशेष पार्टी में रहना चाहिए। वैसे तो मैंने देखा है अभी कुछ दिनों में कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो उनके द्वारा संचालित है वो एक राजनीतिक अखाड़ा बन गया। डेविड लुक जी ने जो 3 करोड़ और 85 लाख रुपए का आरोप लगाया घोटाले का, इस पर आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं? मैडम, शायद आप मेरे से परिचित नहीं है या समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। मैं साल 2 साल से इस पे हमेशा अपना मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये 3 करोड़ 85 लाख रुपए हैं।
वो विद्यालय के पैसे हैं, वो पब्लिक मनी है। इन लोग क्या करते हैं, ये भ्रष्टाचारी क्या किए हैं इसमें, इन लोगों ने इस पैसे को लिया जो इनकम टैक्स से आया और एक नया अकाउंट खोला, एक फर्जी रेजोल्यूशन बनाया, अकाउंट खोला एक्सिस बैंक में और उस पैसे को प्राप्त किया और उस पैसे को दिन प्रतिदिन 9 लाख 10 लाख करके निष्कासन हुआ, कैश, चेक से नहीं, कैश। और फिर जो दूसरा भ्रष्टाचारी है, एक सुभान नामक व्यक्ति इसमें है, दूसरा भ्रष्टाचारी है, वो भी मेरे कई FIR में उसके नाम दर्ज है, वो एक कॉम्प्रोमाइज दाखिल करता है उस FIR के आधार पर और कोर्ट उसको मानते हुए कहती है कि ठीक है। तो क्या ये कंपाउंडेबल ऑफेंस इस तरह से खत्म हो सकता है, ये प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी तरफ जब देखा डेविड लूक साहब ने कि पैसा आ नहीं रहा है, उनके बैलेंस शीट में हर साल वो दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने एक FIR किया अपने बचाव के लिए कि वो इसका जवाब कैसे दे। तो उस FIR में भी मैं सुन रहा हूँ कि फाइनल रिपोर्ट लग गई है। तो ये मामला देखिए, फाइनल रिपोर्ट लगाने से या लगने से खत्म नहीं होगा, ये और भी तरह है जिससे इस पैसे को हासिल किया जाएगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस पैसे की लड़ाई में लड़ूंगा, क्योंकि मैं वर्तमान में उस विद्यालय का चेयरमैन हूँ और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और उस पैसे को लाऊंगा। जैसा कि मैं देख रहा था उस इंटरव्यू में, इतने कागज लेके वो प्रिंसिपल जो पढ़ाई बाद में शुरू किया, पढ़ने लिखने का महत्व बाद में समझा, पहले तो वो खेलता रहा, स्कूल बदलता रहा, और देखे कि इतने कागज लेके बैठे हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि वो फाइनल रिपोर्ट लग गया, एक FIR के बाद दूसरी FIR नहीं हो सकती। ये तमाम कानूनी उनके जो सलाहकार हैं वो दिए, वो सलाहकार को जबानी वो रट्टू तोता की तरह बोल रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि वो ये भी कह रहे थे कि उस पैसे का स्कूल में डेवलपमेंटल काम हुआ, उस पैसे का यूज हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उस ये कैश में निकाल के तो काम नहीं हुआ होगा, 3 करोड़ 85 लाख की छोटा रकम नहीं है। तो उस पैसे को कहाँ बना, किस रेजोल्यूशन के तहत, किस एजेंडे के तहत काम सौंपा गया, ये सब एक प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से कागज दूसरे का दिखाते हैं, वो भी कागज तो दिखाए कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने काम किया और जो कैश लेते गए। तो ये इतना जल्दी शांत होने वाला मसला नहीं है। और ये पैसा अगर डेविड लूक साहब लाने में असक्षम होंगे तो मैं उनके ऊपर भी एक FIR दर्ज करूंगा, क्योंकि वो पैसा विद्यालय का पैसा है, विद्यालय में आना चाहिए। आपको लगता है वो वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो जो इसके अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। सर साहब, झांसी के प्रिंसिपल ब्रूस एंडरसन जो है वो एक निष्कासित किए जा चुके थे, अब वो फिर वापस आ गए, कैसे? देखिए, वो वैसे ही है कि जैसे आप आज इस पार्टी में है, कल आप उस पार्टी में चले जाए। वो निष्कासित हो गए थे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सिटिंग बिशप के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बिशप आके उनको रिस्टोर करे, जबकि वो व्यक्ति मेरे द्वारा भी अपॉइंटेड है और इसी मुद्दे के लेके वो हाई कोर्ट गया था। और वो निष्कासित व्यक्ति किस जरिए से फिर रिस्टोर हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक है। जो व्यक्ति हटा दिया गया फिर आ गया। और यही बिशप जो उनको रिस्टोर किया है, वो व्यक्ति के ऊपर मैं एक प्राथमिकी दर्ज कराया हूं और उस प्रिंसिपल के ऊपर भी जो बाद में पढ़ना लिखना शुरू किया, और उस प्राथमिकी में चार्जशीटेड है। हम लोगों की कोशिश है कि
इनकी गिरफ्तारी हो और जल्द ही गिरफ्तार होंगे, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे उन्होंने खुद माना कि मैं पढ़ने लिखने का महत्व बाद में समझा। वो अपने पढ़ने लिखने की बाद में होने की वजह से उनको ये पता नहीं चला कि जिस विद्यालय का संचालन फर्जी ढंग से वो करवा रहे हैं सेंट मार्क्स में, जिसमें ये कमेटी में थे ये प्रिंसिपल साहब भी, वो व्यक्ति जो 80 साल पहले मर गया है, वो सोसाइटी में चेयरमैन है, उसको विधिवत 2010 तक जीवित रखे हैं। एक बिशप सिडनी थे, चर्च ऑफ इंडिया बर्मा पाकिस्तान एंड सिलोन के बिशप थे 1948 में, उनको जीवित 2010 तक रखे। तो इनके ज्ञान का तो पता इसी से चल जाता है कि जो व्यक्ति 1948 में बिशप था और 60-70 40-50 साल का रहा होगा, वो तो आज के 2010 तक तो जीवित नहीं रहेगा, या तो अमृत तो पाया हो। वैसे ही उस विद्यालय के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में ब्रिगेडियर, सीएमओ और रेलवे के डीआरएम, इन सब पदों का उसमें जिक्र है। वो एक्स ऑफिशियो रहा करते थे ब्रिटिश टाइम से। क्या एक आर्मी का ऑफिसर 1948 से 2010 तक वहीं था और रिटायर भी नहीं हुआ और मरा भी नहीं? वैसे सीएमओ, वैसे ही जो रेलवे का अधिकारी है। तो ये जैसे मैंने बोला ना, भ्रष्टाचार और ज्ञान का अभाव। अगर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इसी तरह के अधिकारियों को रखे तो ऐसा चीजें होना असंभव नहीं है। तो जो ब्रूस का आप बात कर रहे हैं, ब्रूस तो एक पलटू राम की तरह, पलटू एंडरसन, जब देखा मौका कि बिशप फर्जी ढंग से ही बन के आए हों या असंवैधानिक ढंग से बन के आए हों या पूरी तरह से बिशप बन के आए, तुरंत वो उनके पैरों पे गिरा और फिर प्रिंसिपल बन गया। और यही नहीं, इनके ऊपर एक प्राथमिकी दर्ज होने और जा रहा है मेरे द्वारा। सेंट मार्क्स के द्वारा 3 विद्यालय संचालित होते हैं। इन लोगों ने क्या किया कि एक सो कॉल्ड डायसीसियन एजुकेशन बोर्ड, जिसमें मामला लंबित है, मैं भी उसमें, उसकी भी सूची रजिस्ट्रार को गुमराह करके उस पंजीकृत कराई, उसमें भी राकेश चौधरी बन गए वही प्रिंसिपल, उसको वही प्रिंसिपल जो बाद में पढ़ने लिखने की बातें उनको समझ में आई और उन्होंने उसमें भी पंजीकृत हो गए। और उसमें क्या किए कि ये विद्यालय सेंट मार्क एजुकेशनल सोसाइटी से संचालित होने वाले 2 विद्यालयों को डायसीसियन एजुकेशन ट्रांसफर कर दिए, जैसे कि ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, बिना कानून के ही, बिना सोसाइटी के नियमानुसार दूसरे सोसाइटी में ट्रांसफर कर दिया। तो इस पर जल्दी ही प्राथमिकी दर्ज होगा, इसकी तैयारी चल रही है। सर, सेंट मार्क्स में एक बच्चे का मामला था जो कि बहुत कूल पकड़ा था, तो उस पर, उसके बारे में क्या आप कितना कुछ जानते हैं? तो ये मुझे जहाँ तक मालूम है कि एक वहाँ का वर्कर था जिसने एक बच्ची के साथ यौन शोषण किया, दुष्कर्म किया और करता रहा शायद। और जब इसकी कंप्लेन की गई आयोग में और शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग ने एक आदेश किया कि पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई हो। लेकिन ये पूरे मसले को, क्योंकि ब्रूस एंडरसन ने इस पूरे मसले को उसके समर्थन में आके दबा दिया। किस वजह से दबाया, हो सकता है वो भी संलिप्त हो इस दुष्कर्म में। कोई एक्शन नहीं लिया जाता? एक्शन कैसे लेंगे जब प्रिंसिपल और ये सब मिल के, और वो व्यक्ति वीडियो पे सबको धमकी दे रहा है। वीडियो है मेरे पास जो वीडियो है जिसमें वो धमकी दे रहा है कि सुन लो, देख लूंगा। अब इस तरह के लोग अगर सेंट मार्क्स जैसे विद्यालय में प्रिंसिपल हों जो इस तरह के चीज़ों को समर्थन करना हो, तो मुझे तो लगना चाहिए कि इनका असली जगह झांसी का जेल है मैडम।
अगर इसमें प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है तो पूरे मुद्दे को लेकर मैं दर्ज कराऊंगा। मैं देखता हूं कि ये किस ताकतवर लोगों से समर्थित है। ब्रूस एंडरसन कृपया करके उस व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करवाइए। बिशप साहब, लखनऊ डायसिस के जो बिशप हैं गांधी, उन पे 2 शब्द। बिशप साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े ही रोमांटिक बिशप हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं वो किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक ही शब्द कहूंगा, बेचारा बिशप दाम। बेचारा किसलिए? जो व्यक्ति के पास वास्तव में कोई पावर न हो, पावर कोई और व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा हो या किसी एक गैंग के द्वारा संचालित हो रहा हो, उनका अपना कुछ। बिशप साहब, डेविड लुक पर जिस हिसाब से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों ने दबाव डाला हुआ है, तो आपको लगता है उनका बचाव कैसे होगा? देखिए, मैं जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से डेविड लुक और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। तरह तरह से उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अपना मुहिम छेड़े हुए हैं उसमें वो दब जाए। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, और जैसे मैंने बताया कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोगों का काम ही क्या, भ्रष्टाचार को दबाना। मैं सोचता हूँ कि डेविड लुक साहब पढ़े लिखे, ज्ञानी, अंग्रेजी के वो एक मास्टर माइंड है, एक उनका अपना अधिकार है, एक ऐसे विद्यालय का संचालन कर रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ऐसे महान व्यक्ति पढ़े हों। उन विद्यालय में काफ़ी अधिकारी मिलिट्री में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे सिविल सर्विसेज में हो, उस विद्यालय से निकले हैं। तो वो अकेले नहीं है। आप सोच सकते होंगे कि वो अकेले हैं क्योंकि वो व्यक्ति ड्यूटी माइंडेड है, वो अपना काम करता है, ये फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ता है। तो लोग सोचते होंगे कि वो बड़ा असहाय, वो असहाय नहीं है। 3,85,00,000 के मामले में भी शायद उसके साथ 500 पेरेंट्स जो खड़े हैं और जो एक PIL करने की भी तैयारी हो रही है कि वो 500 पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़े हैं, जिनके पैसे हैं, वो शायद PIL भी करेंगे अगर पुलिस से उनको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग मैनिपुलेशन कर ले जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मैनिपुलेशन करके एक FIR के बाद दूसरी नहीं होती थी, उसी के आधार पर फिर फाइनल रिपोर्ट लग गया। तो इस मामले में तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस गमन घोटाले के ऊपर संज्ञान ले और कोई अपनी एजेंसी से, पुलिस के पास और भी एजेंसी है, EOW है, ED है, इन सब से जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें उनके इस तरह के प्रताड़ना में मैं डेविड लुक के साथ खड़ा हूं। बिशप साहब, पता चला है कि लखनऊ डायसिस में किसी तीसरे बिशप के आने का आगमन हुआ है और वो आते ही मॉडरेटर को भी निकाल दिया और कई लोगों को भी निकाल दिए हैं। आपने क्या ऐसा कोई सूचना सुना है अब तक? मैंने आगमन के बारे में तो नहीं सुना है। मैंने सुना है कि एक कोई बिशप आए हैं जो कह रहे हैं कि मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ का बिशप हूँ। उनका नाम है बिपिन जॉन मसीह, जिनका मॉडरेटर कोई PG बम्बल है, और बम्बल हो हम्बल हो हमें नहीं मालूम है। उनके पास कोई रजिस्टर्ड सिनड है। उन्होंने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया अनरजिस्टर्ड संस्था को के मॉडरेटर को भी निकाल दिया है, बिशप दाल को भी निकाल दिया है, बलदेव पीटर को भी निकाल दिया। कहते हैं मैं ही असली डायसिस ऑफ लखनऊ का बिशप हूँ। तो इन तीनों में से कौन है असली? ये तय करें, ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। ये तय करें कि ये बिपिन जॉन कहाँ से बिशप ऑफ लखनऊ हैं, कि बिशप बलदेव पीटर हैं, कि बिशप दान हैं। लेकिन मैं जहाँ तक इनके वो ग्रीन बुक की बात मैं पढ़ा हूँ और जानता हूँ, उस ग्रीन बुक के नियमानुसार
जो इन लोगों ने कैनन या रूल्स या रेगुलेशंस बनाए हैं उसके तहत आज भी बिशप बलदेव पीटर ही बिशप हैं। कानून कुछ भी कहता हो, अभी उन्होंने कहा तो उनका स्टे हुआ, फिर इन लोग अपील में गए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट, तो बिशप बलदेव के प्ली को डिसमिस कर दिया। अब हो सकता है बिशप बलदेव पीटर हाई कोर्ट जाए तो सिनड को फिर, तो ये तो मामला जुडिशरी का मामला है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इनका ग्रीन बुक की बातें करते हैं उसके नियमानुसार बिशप बलदेव पीटर ही बिशप है। सर जैसे कि 3 बिशपों के बारे में पता चला, वैसे ही पता चला है कि एक और डायसिस है जो कि रजिस्टर्ड है। ये तो आप लोगों को धीरे धीरे बहुत कुछ और पता चलेगा। ये एक और डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रजिस्टर्ड कराया, वही प्रिंसिपल जो पढ़ाई लिखाई बाद में शुरू किया, या पढ़ाई लिखाई का महत्व बाद में समझा। पहले तो स्कूल बदलता रहा, कभी कैथेड्रल, फिर सेंट फ्रांसिस, फिर मुझे पता चला कि सदर में भी वो पढ़ाई किया है किसी विद्यालय में। तो उसने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराया जिसके बिशप दान हैं 2020 में, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ लखनऊ। तो उसमें भी बिशप दान बिशप हैं। तो इसमें कौन बिशप है? अब तो बिशप दान बताएं कि वो हैं किस के बिशप। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो संचालित होती है दिल्ली से, या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो संचालित होती है लखनऊ क्राइस्ट चर्च उस प्रिंसिपल द्वारा, वो किसके प्रिंसिपल किसके बिशप है वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि 2020 में एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और रजिस्टर्ड हुआ। सर जैसा कि आपने कई बार बताया कि एक प्रिंसिपल है, क्या वो प्रिंसिपल राकेश छत्री जी हैं? आपने तो नाम बता ही दिया, लेकिन हम बार बार उसमें छ लगाते हैं, वो च है, राकेश छत्री है जी। पढ़ाई लिखाई जिस इंटरव्यू में उन्होंने दिया है कि मैं पढ़ाई लिखाई का महत्व बाद में समझा, पहले मैं खेलता रहा, जब पता चल गया कि ये पद में कितना लाभ है तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया होगा। शायद उसके बाद ही वो कानपुर यूनिवर्सिटी से कोई MA की डिग्री भी ली है। ये थे हमारे साथ जॉन अगस्टिन जी जो कि बिशप हैं, और काफ़ी जो उनके विचार हैं, जो उनको अपनी कम्युनिटी को लेकर उनके विचार हैं वो आगे आते रहते हैं, और वो हमेशा लगे रहते हैं कैसे उनकी कम्युनिटी जो है वो सुरक्षित रहे, और वो हमेशा कदम कुछ ना कुछ ऐसे आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर कोई घोटाला होता है या कोई क्राइम होता है तो वो उस पर हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं और एक प्रश्न चिन्ह बनाकर उसको जनता के सामने रखते हैं। पर देखते रहते तो ये रहना है कि वो आगे और क्या क्या कदम उठाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए मैं बता सकती। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.